अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं अनवार खान और मैं हूं आपके साथ नबीहा इजाज खान। फ्राइडे का आज जनाब दिन है। हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। और अच्छा सा वीकेंड भी स्पेंड करें, क्योंकि अच्छा वीकेंड स्पेंड करेंगे तो जो कमिंग वीक है अनवार, उस पर बड़ा अच्छा असर पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, नेटफ्लिक्स का आजकल दौर है और बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्शंस, बहुत अच्छी मूवीज़ हमें देखने को मिलती हैं। एक चीज़ जो कि हमेशा बड़ा इंसान जब उस पर गौर फिक्र करता है, देखकर तो बड़ी क्यूरोसिटी होती है। अच्छा, मुझे बचपन से बड़ा इंटरेस्ट भी है, ऐसी मूवीज़ या ऐसी कहानियाँ या ऐसे नॉवेल्स बहुत पसंद है। बात मैं कर रही हूँ स्पेस की। अच्छा, एक बहुत सारी मूवीज़ भी मैंने देखी। ग्रेविटी रिसेंटली मैंने पहले भी देखी थी, काफ़ी पुरानी मूवी है, लेकिन कल परसों देखना भी हुआ। फिर एक सीज़न है ऑन नेटफ्लिक्स द 100। अच्छा, अगर आप ये सीज़न देखें या ये मूवीज़ देखें तो इसमें स्पेस से जो अर्थ का एक मंजर आता है, इतना ज़बरदस्त है। जब हम जहाज़ में जाते हैं और हम आसमान में एक परिंदे की तरह उड़ रहे होते हैं जहाज़ ऑब्वियसली, तो जो ज़मीन का मंजर है वो बड़ा प्यारा दिखता है। और इस तरह की जो मूवीज़ हैं और जो सीजन्स हैं वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है। और हमारा दिन भी कहता है कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, तो ये एक मिस्ट्री है। कितनी गैलेक्सीज हैं, कितने सितारे हैं, कितने ज़मीन जैसे और सैयारे हैं, किस तरह से रोटेट कर रहे हैं ज़मीन के। बिल्कुल। तो लगभग 1000 साल बाद जो चांद है वो सबसे ज्यादा जमीन के करीब पहुंचने वाला है। और ये 992 साल बाद पहली बार, यानी कि 21 जनवरी 2023 को नया चांद जमीन के करीब तरीन आएगा। और इस 21 जनवरी को ये जो चांद है जमीन से 2,21,561 मील दूर होगा। और ऐसा आखिरी बार जब हुआ था तो वो 3 दिसंबर 10,030 को हुआ था, यानी कि तकरीबन हम कह लें कि कुछ 10 सदियां गुजर चुकी हैं इस चीज को। बिल्कुल। और ये नासा की जो लेबोरेटरी है उसके डाटा सामने आया है, जांच पड़ताल के बाद ये रिसर्च ऑब्वियसली शेयर की गई है। और इस तरह की बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़, बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आती रहती हैं। बहरहाल जो सदियों बाद चांद का इतना करीब आना, ये क्यों आ रहा है, इसका जवाब तो ये है कि चांद ज़मीन के यकसा दायरे में तो नहीं घूम रहा, लेकिन चांद का जो मदार है वो बेज़वी यानी कि ओवल है। और इसी वजह से चांद और जो ज़मीन का दरमियानी फासला है वो हर माह ग्रेजुअली तब्दील होता रहता है। तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अगर आप नासा को स्टडी करें, नासा की जो रिसर्चेस हैं उनको आप स्टडी करें, उनको देखें, तो ये जो एक मिस्ट्री है ये बड़ी अनवार, इसको सॉल्व करना या देखना, नई से नई तहकीक सामने आ रही, नई से नई डिस्कवरीज जो हैं वो सामने आ रही। इसको नया चांद कहा जा रहा है। इसी तरह जो नए चांद के साथ नए चीनी साल का आगाज भी हो जाएगा। और वो इसे खरगोश का साल कहते हैं। एवरी ईयर जो चाइनीज हैं उनका ऑब्वियसली, अगर आप चाइनीज ज़ोडिएक जो है वो भी एक बहुत डिफरेंट है हमारे यहाँ जो ज़ोडिएक फीडर्स हैं उसके हवाले से। तो हर साल चाइनीज अपने जो नए साल का आगाज होता है उसको एक जानवर से तशबीह देते हैं। कभी कोई स्नेक ईयर होता है, कभी ड्रैगन ईयर होता है। तो ये चाइनीज कमिंग ईयर जो है जनाब, ये खरगोश का साल है, रैबिट ईयर है। तो बहरहाल ये तो हमने आपको थोड़ी सी फैक्ट्स बताए। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं ऑन टॉप स्टोरीज। शरीफों की वापसी, लंदन में तवील मुशावरती इजलास। पीटीएम का एक और खड़ा, मजीद 30 विकेटें गिराने का होमवर्क मुकम्मल। कराची के शहरी मेयर के मतलाशी। अफसोस, पाकिस्तान हॉकी वर्ल्ड कप से बाहर। तरह तरह के मुल्की और गैर मुल्की खाबे, दामाद सदमे। शहबाज तासीर के अगवा और बाजियाबी की सनसनीखेज रुदाद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आगाज करेंगे ऑब्वियसली अनवार, जो पॉलिटिकल हैपनिंग है, जो सियासी मंजरनामा है हमारे पाकिस्तान में। हर रोज कोई ना कोई खबर आ जाती है, हर रोज हमारी सियासत कोई ना कोई नया रंग ले लेती है। तो पंजाब और केपीके में निगरान वजीर आला का जो मामला है वो सियासी जमातें अब खुद हल करेंगी, या फिर बॉल इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में जाएगा और फिर वहां से ऑब्वियसली अदालत में जो सारे हमारे मामले जाते हैं। तो सियासी रहनुमा एक दूसरे से बातचीत के लिए तो हरगिज तैयार नहीं है, डेडलॉक बरकरार है। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने तो कह दिया कि इलेक्शन कमीशन का लगाया निगरान वजीर आला किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी कि अगर ऐसा होता है अनवार, तो पीटीआई, यानी कि अब जो परवेज इलाही ऑब्वियसली जम होने जा रहे हैं, पीटीआई ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी हो चुकी है, तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि भाई हम तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से लगाया गया निगरान वजीर आला कबूल नहीं करेंगे। बिल्कुल। और उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे भी नाहल करने की पूरी कोशिश की जा रही है और ऐसा कोई भी केस नहीं है जो मुझे नाहल कर सके। और इस हवाले से इमरान खान साहब ने भी गुफ्तगू की है। वो ये कह रहे हैं कि वो खुद को महफूज नहीं समझते
से, इसीलिए बुलेट स्क्रीन का इस्तेमाल शायद अब वो करेंगे। और जहां तक याद पड़ा नबिया, लॉन्ग मार्च के दौरान भी हमने देखा कि बार बार एजेंसीज की जानिब से निशानदही की गई थी। मैं खुद भी मौजूद था खान साहब के कंटेनर पर, मैंने देखा था कि सिक्योरिटी उस तरह से उनकी नहीं थी जिस तरह से साबिक प्राइम मिनिस्टर की या इमरान खान, जिनको इतने ज्यादा थ्रेट्स थे और उनकी सिक्योरिटी पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था, उन्होंने उस वक्त भी जो बुलेट प्रूफ स्क्रीन है उसका इस्तेमाल नहीं किया था। मगर खान साहब ने अपनी हिफाजत का कोई इंतजाम नहीं किया कहने के बाद और जो भी अभी भी खान साहब ये कह रहे हैं कि जो मजीद सरप्राइजेस आने का सिलसिला है पीडीएम के लिए, वो पीडीएम के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी होगा। इस टाइम पीडीएम के तो रोंगटे जो खड़े होंगे ही होंगे, कितने रोंगटे खड़े करवाने हैं सियासी जमातों ने एक दूसरे के, मतलब आवाम पिस रही है। आई विश के कोई सुबह हम आए और कोई खबर शेयर करें कि भाई अब ये वाली जमात या पीटीआई या मुस्लिम लीग नून या मौजूदा हुकूमत या पीपल्स पार्टी ने आवाम के लिए या मुल्क के लिए फैसला किया है। बहरहाल हम देख रहे हैं कि जो सरप्राइजेस का सिलसिला है सियासत में वो इस वक्त बंद नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। स्पीकर कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ के मजीद 30 अरकान असम्बली के जो इस्तीफे हैं वो मंजूर करने की तैयारी मुकम्मल कर ली और राना सनाउल्लाह साहब ने भी दो टोक कह दिया, वाज़ेह कर दिया कि जो पीडीएम है वो ज़िमनी इंतखाब नहीं बल्कि अक्टूबर का जो जनरल इलेक्शन है वही लड़ेगी। किसी सूरत कबल अज़ वक्त इलेक्शन के लिए मौजूदा हुकूमत तैयार नहीं है और किसी सूरत जो खान साहब हैं वो इंतजार करने को तैयार नहीं है। तो जो सियासतदानों की सियासत है वो तो यकीनी तौर पर होती रहेगी, लेकिन सवाल तो यही है कि जो पाकिस्तान के मुआशी मसाइल हैं वो किस तरह से हल होंगे। जिस तरह से डे बाय डे महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, कंट्रोल में नहीं आ रही है, लोग इस वक्त जो है वो तमाम सियासी जमातों से नाला हैं। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी काजी सईद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। काजी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब का मामला आप कहां तक जाता देख रहे हैं, क्योंकि जो सियासी जमातें हैं किसी भी एक नुक्ते पर इत्तफाक़ राय पैदा करने में तो हमें नाकाम नजर आ रही हैं अभी तक। ये कोई कंसेंट होगा कि उसकी और हुकूमत ज्यादा खौफ खान साहब, तो इसलिए बात यह है सबसे अहम वो और तो पूरी अब काजी साहब आपसे एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, क्योंकि जो निगरान वजीर आला का मामला है इस पर हम देख रहे हैं कि दोनों जो इस वक्त जमातें ऑपोजिशन है या हुकूमत है उनकी जानिब से मुज़ाकरात नहीं किए जा रहे। काजी साहब कंटिन्यू कीजिएगा। आवाज ठीक आ रही? जी अब बेहतर है जी, ठीक है, हम सुन नहीं पा रहे। सईद काजी साहब से दोबारा हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो सियासी मंजरनामा है अनमार खान साहब की, जो अब ये स्टेटमेंट सामने आई हैं कि उनके पास मजीद भी कार्ड्स हैं मौजूदा हुकूमत के लिए या मौजूदा हुकूमत के जो रोंगटे खड़े करने वाले हैं, खान साहब क्या करने वाले हैं, क्या स्ट्रैटेजी होगी पीटीआई की? क्योंकि हम देखते हैं कि जो खान साहब हैं, इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली कोई ना कोई, हम देखते हैं कि बदलती सूरत हाल के साथ उनकी हिकमत अमली भी तब्दील होती रहती है और वो हर सूरत मौजूदा हुकूमत को टफ टाइम देना चाहते हैं और किसी सूरत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतजार करने को तैयार नहीं है। ऐसे में हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो भी एपॉलिटिकल हो चुके हैं, सियासतदान है कि अपनी लड़ाई खुद ही लड़ रहे हैं, सॉर्ट आउट मामला नहीं हो रहे। ऐसे में जो पंजाब असम्बली है, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है, दोनों असम्बलीज डिसॉल्व हो चुकी हैं और परवेज इलाही की जो रिसेंट स्टेटमेंट सामने आई है और पहले से उन्होंने इंडिकेट कर दिया है कि अगर मामला इलेक्शन कमीशन की जानिब जाता है और उसके बाद ऑब्वियसली जो मामला है अगर वो कोर्ट में तय पाते हैं तो इलेक्शन कमीशन का लगाया हुआ जो निगरान वजीर आला है वो किसी सूरत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो पहले से ही ये इंडिकेट कर दिया गया है। काजी साहब आपकी जाने फिर से सवाल करना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी, जो खान साहब कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत के रोंगटे खड़े करने के लिए मेरे पास और भी कार्ड्स हैं, तो क्या हिकमत अमली या क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? केपीके पंजाब की तो असेंबलीज डिसॉल्व हो चुकी, अब क्या हुकूमत खान साहब कर सकते हैं? देखिए, खान साहब से वो जो मैंने एक दो दफा मुलाकात के बाद मैंने अंदाजा लगाया है वो ये है कि वो ये समझते हैं कि ये जो मैशत है वो इतना इनको मजबूर कर देगी कि ये डाउन पे आ जाएंगे। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो बड़ा अजीब तकलीफदेह खबरें हैं। जिस तरह मैं आज अभी देख रहा था, मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, खबर बात करते रहते हैं, जो पॉइंट आउट किया उन्होंने कि अब हमें IMF की बजाय स्टेट डिपार्टमेंट जो है अमेरिका का उससे बात करनी पड़ेगी। तो क्या कोई हमसे बड़ा कंप्रोमाइज चाह रहे हैं वो
वो क्या, और क्योंकि ये खबरें भी मैंने सुनी है और मेरे प्रोग्राम में आके मुख्तलिफ सर किस तरह का कॉम्प्रोमाइज क्या हो सकता है, थोड़ा सा अगर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप खुल के आपके कॉम्प्रोमाइज में जो है वो आपका इस वक्त तो सबसे जो चीज तकलीफ दे है वेस्ट के लिए, वो तो आपके न्यूक्लियर एसेट्स हैं। लेकिन मैं अभी हम ये बात करते हुए हमें केयरफुल रहना पड़ता है, लेकिन इशारों में ये बातें हो रही हैं। क्योंकि बात ये है कि जब मैं डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब से कल या परसों बात कर रहा था अपने शो में, वो ये कह रहे थे कि यूं लगता है कि जैसे हमारे अंदर से भी कुछ लोग जो है इस मैशत को किसी अरेस्ट करना नहीं चाहते, इस रॉट को रोकने में कुछ ज्यादा उनकी कोई एफर्ट या कोशिश नजर नहीं आती। तो ये अगले आने वाले दिन बड़े खौफनाक होंगे, क्योंकि इस तरह की अगर कोई बात और वेस्ट ने हमारे साथ मुतालबा किया तो फिर एक पॉलिटिकली इसका एक तरफ इकोनॉमी जो है वो उसने लोगों का बुरकस निकाला हुआ है, एक तरफ से इस तरह की अगर खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड ह्यूमिलिएशन का कोई हमें आ जाता है, तो फिर ये अगले वो दिन होंगे जिसमें खान साहब का जो खौफ है वो मजीद बढ़ेगा जी, और अवाम भी जो है वो नाला होंगे। तो आने वाले दिन जो है वो खासे मुश्किल हो सकते हैं। ठीक है काजी साहब, इमरान खान ने एक बार फिर से कहा है कि मुआशी इस्तेहकाम तो तभी आ सकेगा जब आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात होंगे। और आपको क्या ये लगता है कि अगर खान साहब फिर से एक बार इलेक्ट होकर आते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तब वो तमाम मुआशी हालात ठीक कर लेंगे? टीम तो उनके पास वही है जो पहले भी फेल हुई है। मैं नहीं समझता कि खान साहब हों या कोई और हो, क्योंकि ये जिस किस्म के हम माशी बुरान में आ गए हैं, वो गिवन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स और जो एक गिवन इकोनॉमिक आपका आइडियोलॉजी है जिस पे अमल करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं, सागदार हो जाए, अपना हफीज शेख हो जाए, या ये तमाम लोग जो थे इन्होंने जिस तरीके से यहाँ से गुलछरे उड़ाए हैं, उसके बाद मैशत उस मुकाम पर पहुंच गई है कि अब आप न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट के अंदर रहते हुए खान साहब हो या कोई और हो, उसको ठीक करना बड़ा मिसाल के तौर पे अगर मैं खुल के बात कर देता हूं, अगर IPP को आप जो है नेशनलाइज नहीं करते फौरी तौर पर, और ये ब्लीडिंग खत्म नहीं करते, और ये जो 23 बिलियन डॉलर अखराजात हैं हमारे इस शराफिया को पालने के लिए, ये खत्म नहीं करते, तो इसके लिए तो इनकलाबी इक़दाम चाहिए होंगे। तो यहाँ पे काजी साहब मैं ये जानना चाह रही हूँ, आपके कुलीग हमारे सीनियर आरिफ उम्मीद भट्टी साहब ने जो खबर ब्रेक की थी, खासकर नई सियासी जमात के क़याम की खबरों के हवाले से, कितनी सदाकत है? क्योंकि शाहिद खान अब्बासी साहब इस हवाले से तमाम तर खबरों की तरदीद कर चुके हैं, तो आपके पास कोई न्यूज़, कोई खबर, इनसाइड स्टोरी है, आप शेयर करेंगे? मुझे ये तो नहीं पता कोई पार्टी बनेगी या नहीं बनेगी, लेकिन हम एक ऐसे ऐज में कदम रख चुके हैं जिसमें पार्टियां टूटती भी हैं, छोटी पार्टियां बड़ी हो जाती हैं, बड़ी छोटी हो जाती हैं। मुस्लिम लीग नून के अंदर कोई नई पार्टी बने ना बने, एक टूट फूट का अमल जारी है। साद रफीक साहब के बयान को अगर आप देख लें, इसके बाद सुना है कि शायद खान अब्बासी साहब ने घंटे अपना टेलीफोन बंद रखा और मुबैना तौर पर नवाज शरीफ साहब की कॉल नहीं दी। तो असल में मरियम साहिबा के आने से जो सेक्रेटरी ऑफ लीडरशिप है वो खुश नहीं है। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान के जितने भी खिलाफ हो, वो मरियम साहिबा के साथ उसका चलना मुझे मुश्किल नजर आता है, जिस तरह का उनका एक है अपना सोच और फिक्र। और इसी तरीके से वो ये समझते हैं कि अगर कोई चांस है भी मुस्लिम लीग नून का आइंदा, क्योंकि अब तो मुस्लिम लीग नून बड़े बुरान में है, इस वक्त पाकिस्तान में सबसे अनपॉपुलर पार्टी बन चुकी है। तमाम जो भी अब आ रहे हैं, आपके जो सर्वेज आ रहे हैं, तो ये अंदर एक हलचल है और ये बड़ी फितरी है कि जब वो कहते हैं ना कि मक्खियां भी उठ जानी है जदों मुख नहीं मठियाई, तो जब जो मफादात पर मबनी पार्टियां होती, यानी लोग इकट्ठे होते हैं पार्टियों के नाम पे, जब वो मैशत फारुग होती है तो लोग फिर नए धंधे ढूंढते हैं। ठीक है काजी साहब, नवाज शरीफ की भी स्टेटमेंट सामने आई है। वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे 4 साल का मवाजना कर लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 सालों से, तो हमारा दौर बहुत ज्यादा बेहतर था। नवाज शरीफ की इस स्टेटमेंट को किस तरह देखते हैं आप? मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता, क्योंकि मैं इस बात पर डॉक्टर कैसर बंगाली और डॉक्टर अकबर जैदी साहब का क्लिप पड़ा हुआ है। हमें पिछले 30-40 साल से इस मकाम पर लाने की शौरी कोशिश की गई है, और हमारे यहाँ की जो हमारी फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट है वो उसमें हैंड इन ग्लव्स थी। हमें ये कर्जे लेने की कोई जरूरत नहीं थी। इंडिया ने सिर्फ एक प्रोग्राम लिया था IMF का, हमने 23 क्यों लिए? वो आज $550 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इंडिया के, और हम बेगिंग बाउल लेके गली गली में धक्के खा रहे हैं।
तो ये इन्होंने मिलजुल के किया है। ये सारी पार्टियां बीच में, परवेज मुशर्रफ, शौकत अजीज, ये हमें आज इस मकाम पर ले आए हैं कि हम एक भिखारी कौम बन गए और हमारा प्राइम मिनिस्टर बैठ के हमें बताता है कि आप भिखारी हैं। हमें भिखारी इन्होंने बनाया है जो खुद खैर से खरबपति हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर एनालिस्ट सैयद काजी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और उनका यही कहना था कि जो मुस्लिम लीग नून की जमात है वो भी अंदर से तोड़ फोड़ का शिकार यकीनी तौर पर हमें दिखाई दे रही है और कुछ सीनियर रहनुमा हैं जो कि मरियम नवाज की वापसी से भी नाखुश दिखाई दे रहे हैं। तो जो मुज़ाकरात का इस वक्त एक अमल है हुकूमत के दरमियान, अपोजिशन के दरमियान, निगरान वज़ीर आला के मामले को लेकर, वो भी इस वक्त हमें डिले होता नजर आ रहा है। और वज़ीर आला पंजाब, जो साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही हैं, वो भी इस मामले में कह चुके हैं जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से वज़ीर आला नामजद किया जाएगा उसको वो नहीं मानेंगे, उसको किसी सूरत नहीं चलने देंगे। तो एट द एंड तो यही नजर आ रहा है कि जो वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला का मामला है वो भी अदालत में ही जाएगा और सियासतदान मुज़ाकरात की टेबल पर बैठते किसी सूरत नजर नहीं आ रहे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और एक और जो सियासी मंजरनामा है वहाँ से शेयर करते हैं आपके साथ। नाज़रीन, पंजाब में हमने देखा है कि किस तरीके से नून लीग को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चौधरी परवेज इलाही से जिस तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा, या कहें कि सरप्राइज हुआ, या जो भी सूरत हाल हुई, इसके बाद ऑब्वियसली अब आप देखें ना कि सईद काजी साहब का भी जो एनालिसिस था वो यही कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून में जो है वो तोड़ फोड़ का सिलसिला जारी है, उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ऑब्वियसली पार्टी के अंदर से भी बहुत सारी इतलात आ रही हैं और कल जो मुस्लिम लीग नून के जो बड़े हैं वो सर जोड़कर बैठ गए हैं और तहरीक इंसाफ को कौमी असेंबली में सरप्राइज दिया गया, जिसके बाद राना सनाउल्लाह साहब को भी लंदन तलब किया गया। तवील ये इजलास हुआ, आई एम श्योर अहम फैसले भी 3 घंटे तवील इजलास हुआ। सारे जो अहम मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे वो इस इजलास का हिस्सा रहे। जावेद लतीफ इसमें मौजूद थे, परवेज रशीद, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी शिरकत की। और इजलास का मकसद ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है या जो हिकमत अमली है उसको किस तरीके से तोड़ना है, किस तरीके से अपनी जमात को मजीद मजबूत करना है। नवाज शरीफ साहब की भी जो वतन वापसी की तलाश है, से बात की जा रही है कि जब वो वतन वापस पहुंचेंगे तो फिर क्या हिकमत अमली होगी। अब आपको अगर रिलीफ देंगे तो ऑब्वियसली जो अगले इंतखाबात है उसमें मुस्लिम लीग नून अपना वोट हासिल कर पाएगी। बिल्कुल, मरियम नवाज की वापसी से मुतालिक भी बात की जा रही है और यही कहा जा रहा है कि एज ए चीफ ऑर्गेनाइजर वो वापस आएंगी, दोबारा से पार्टी को एक्टिव करेंगी। और जिस शिकस्त का सामना करना पड़ा है इस वक्त पंजाब में, राना सनाउल्लाह के हवाले से बात की जा रही थी कि शायद उनसे सदारत वापस ले ली जाएगी पंजाब की, लेकिन जब बात साद रफीक से या एहसन इकबाल से भी हुई तो दोनों ने यही कहा कि हम वजारत ये नहीं देंगे। चूंकि सामने आ रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून के रहनुमा से जब भी हमने कनेक्ट किया है उन्होंने इन तमाम खबरों की ऑब्वियसली तरदीद की है। नवाज शरीफ साहब की जो स्टेटमेंट है वो आपके साथ शेयर करते हैं। लंदन में मुस्लिम लीग नून का ये तवील इजलास हुआ और इसमें जो अहम खबर ये है, राना सनाउल्लाह तो यही कहते दिखाई दे रहे हैं कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, इलेक्शन मुहिम का हिस्सा लेंगे। और ये एक अहम इजलास था, 3 घंटे तक जारी रहा। जो मरकजी क़यादत थी वहां पर मौजूद थी और कुछ अहम फैसले भी लिए गए। नवाज शरीफ की स्टेटमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग, जिन्होंने कहा कि हमारा दौरे हुकूमत बड़ा अच्छा था और हम आएंगे तो आवाम को रिलीफ देंगे। मेरा यहाँ पर सवाल ये है, आई एम श्योर हर पाकिस्तानी का सवाल भी होगा कि इस पाकिस्तान की जो सब बड़ी जो सियासी जमातें हैं उनका इत्तेहाद भी, जो मौजूदा हमारी हुकूमत है, अगर वो तमाम जमातें मिलकर भी आवाम को रिलीफ नहीं दे पा रहे तो अगर कोई एक जमात हुकूमत में आती है तो वो क्या ऐसी हिकमत अमली होगी, क्या ऐसा करेंगे, कौन सी ऐसी जादू की छड़ी होगी कि मुल्की हालात बदल जाएंगे। इसका जवाब हम लेंगे ब्रेक के बाद। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे लंदन में अहम इजलास हुआ नवाज शरीफ के ज़ेरे सदारत और जहां पर बहुत अहम फैसले भी किए गए हैं। बड़ी मुशावरत वहां पर हुई है। साबिक गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना ने हमें ज्वाइन किया है, इस हवाले से उनसे बात करेंगे। रफीक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जो कल इजलास हुआ उसका बुनियादी मकसद क्या था? बातें तो यही की जा रही थी कि राना सनाउल्लाह के पास पंजाब की जिम्मेदारियां हैं, वो उनको सही तरह से अदा नहीं कर सके, पंजाब की जो सदारत है वो उनसे वापस ले ली जाएगी। ही चैनल पे देख रहा था मियां नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू, तो बड़े माशाल्लाह अपनी पूरी फुल स्ट्रेंथ के साथ वो कह रहे थे कि हमारे पिछले 4 साल और इमरान खान साहब के 4 साल का मुकाबला करें। बाकी वहाँ फैसले साफ जा रहे, यही जो आ रहे हैं खबरें कि इलेक्शन की क़यादत करेंगे, कैंपेन की क़यादत करेंगे, मरियम नवाज साहिबा आ रही है,
तो ये सारी चीजों से यही एक सपोर्ट मिलती है मुस्लिम लीग नून के लोगों को, अवाम को, कि मियां साहब इस कमिंग और पूरी तरह हम इलेक्शन में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। ठीक। अच्छा सर, 2-3 दिन से मीडिया पर और खबरें चमगोइयां हैं, चर्चा है इस बात की कि जो पंजाब में सरप्राइज मिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुस्लिम लीग नून को, उसके बाद राना सनाउल्लाह की जानिब जो उनको जिम्मेदारियां ऑब्वियसली दी गई हैं वो उनसे वापस ली जा रही हैं। इस हवाले से आप कुछ कंफर्मेशन करेंगे? No, I am not in a position to say anything about it. ठीक है, तो रफी साहब ये बताएगा, अब ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ वापस आएंगे तो यकीनी तौर पर तो बहुत केसेस हैं, उन पर अदालतों का सामना करना पड़ेगा, उसके बाद ही इलेक्शन कैंपेन कर सकेंगे। कर लेंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं इन 7-8 माह में महंगाई हुई है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जब अवाम के पास जाएगी किस तरह से उन्हें यकीन दिलाएगी? अभी तक कोई अवाम को बड़ा रिलीफ तो दे नहीं सके, तो किस तरह से अपनी फतह को यकीनी बनाएंगे? देखिए, रिलीफ जो है ना इस वक्त पॉसिबल नहीं है, दुनिया के हालात हैं, रोजाना तबसरे आप भी करवाते हैं, चैनल्स पे सुनते भी हैं, हकायक बताएं लोगों को कि किसी हुकूमत। लेकिन सर ये हकायक आपको हुकूमत में आने से पहले पता नहीं थे? मिफ्ता इस्माइल तो ये कहते थे कि हमें हुकूमत में आने दें, इसहाकडार वापस आएंगे, डॉलर को नीचे ले आएंगे। हुकूमत जब आपके पास नहीं थी तब तो बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन जब हुकूमत में आए हैं तो हमें बता रहे हैं कि दुनिया के हालात खराब हैं। समझे तो सही ना मेरी बात, अब सवाल बात आपकी मैंने सुन ली है। बात यह है कि जब हुकूमत में आते हैं तो उस वक्त साफ ज़ाहिर हालात सामने नजर आ रहे होते हैं, कुछ पे पर्दा होता है, और सारी जो कार्रवाई जो 3.5-4 साल की हुई, IMF के पास डिले के साथ गए, तो फिर उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी है, उनको ऐसे सख्त फैसले करने में वक्त लगता है, सोचना पड़ता है कि अवाम पर ये बोझ डालें तो क्या होगा। ठीक है, अदम एतमाद के जरिए आ गए, तब सियासत बचाते तो फिर रियासत ना बचती। अब रियासत का भी जो सिचुएशन है वो भी कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है, इसमें किसी को आप कसूरवार बेशक ठहराएं, आप वो आपकी अपनी बात है, मगर कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें, एनालिसिस की बात करें, तो फिर वो बात वाज़ेह हो जाती है कि हालात ऐसे हैं कि बड़े सालों का जो बोझ था, मलबा था, एक दफा बॉइलिंग पॉइंट पे अब आगे पहुंचा है। तो इस वक्त कम से कम एक चीज पर तो कंसेंसस, या 2 चीजों पर तो हो जाए कि मुल्क जिन हालात से चल रहा है, IMF के साथ प्रोग्राम हमारा नहीं चल रहा, उसके साथ प्रोग्राम चलाना चाहिए और सख्त फैसले करने पड़ेंगे, उसके अलावा कोई चारा नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही कहना है, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत को, नवाज शरीफ को मजीद टफ टाइम देंगे, मजीद सरप्राइजेस देंगे। कल का जो अहम इजलास हुआ है, तवील इजलास हुआ है, अहम रहनुमा बैठे हैं, नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी का वक्त करीब आ रहा है, कोई स्ट्रेटेजी, कोई हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरीके से तोड़ेंगे, जो उनके बयानी इतने स्ट्रांग होते हैं, असेंबली बनाई गई? सर हम पॉलिटिकल पार्टी है और इमरान खान साहब की भड़के तो बड़े अरसे से चल रही है। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, भड़कों का, मगर ऐसे अप्रोप्रिएट वर्ड सा लग रहा है लोगों के, नाजरीन के लिए। वो तो कब से लॉन्ग मार्च है, शॉर्ट मार्च है, असेंबलियों से इस्तीफे हैं, असेंबली तोड़ना है, वो तो एक तसलसल में जमहूरी निजाम की बुनियादें खोखली करने के लिए लगे हुए हैं। एक पार्टी है, एक पार्टी ने पूरे निजाम को यरगमाल बनाया हुआ है, या तो मुख्तलिफ पार्टियां मिलकर सारी कहे हाँ जी अब इलेक्शन करा दो, अब ये हो गया, हालात खराब हो गए, फिर तो बात है। एक आदमी है वो पार्लियामेंट से निकला है, पार्लियामेंट से किसी ने निकाला नहीं, सिर्फ अदम एतमाद किया, इक़्तिदार से निकला। अब दोबारा खान साहब को ख्वाब नजर आते हैं वज़ारत उज़्मा के, भले बन जाए, अगर लोग बनाते हैं तो बन जाए, हमें तो कोई इसमें मुज़ायका नहीं है। मगर बात यह है कि अपनी एक ज़ाती ख्वाहिश के लिए सूबाई असेंबली क्यों तोड़ी है? सूबाई असेंबली तो ऐसे खान साहब को फायदा नहीं है, बल्कि एक दबाव, एक प्रेशर बनाना चाहते हैं कि प्रेशर बन जाए और कौमी असेंबली तोड़ के जनरल इलेक्शन किया जाए, क्योंकि सूबाई असेंबली तोड़ने से खान साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। तो अहम इजलास हुआ है, नवाज शरीफ की वतन वापसी आने वाले वक्त में हम करीब देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप मुस्लिम लीग नून का जो स्टांस था वो हमारे सामने रखा। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अनवार अब हम कुछ बात करेंगे स्पोर्ट्स के हवाले से। क्रिकेट का वर्ल्ड कप हमने एक मरतबा जीता, जबकि हम अगर हॉकी की बात करें जो कि पाकिस्तान की नेशनल गेम है, तो हॉकी के 4 वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीत चुका है और हॉकी के लिए सयाह तरीन लम्हात हैं, क्योंकि हमारे बगैर हॉकी का वर्ल्ड कप हो रहा है, हमारी टीम नहीं जा रही है। बिल्कुल, पाकिस्तान में हॉकी का एक टाइम था कि तूती बोलता था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी जो हॉकी टीम है, पाकिस्तानी हॉकी फेडरेशन है, वो मुश्किलात का शिकार है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हैदर हुसैन ने हमें ज्वाइन किया। हैदर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। यकीनी तौर पर बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में ही अभी शामिल नहीं है, हम वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे हैं, इसके हम खुद कसूरवार हैं, हुकूमती सपोर्ट हमारे पास नहीं है, क्या कहेंगे आप?
बिल्कुल इस हॉकी का जो डिक्लाइन है ना, इसमें हम कसूर कर रहे हैं। ये नहीं कह सकते कि किसी पे हम जी हैदर, आप आवाज सुन पा रहे हैं? हैदर हुसैन साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? ठीक है, हैदर हुसैन साहब सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हमारे साथ कनेक्टेड है। दोबारा उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल हम देख रहे हैं, सियासत के मैदान से तो कोई अच्छी खबर आ नहीं रही है, मईशत के मैदान से भी कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है, और अगर स्पोर्ट्स की बात की जाए तो पाकिस्तान की अगर क्रिकेट की बात की जाए तो वहाँ से भी हमें कोई अच्छी खबर नहीं मिली। और अब जो पाकिस्तान की नेशनल गेम है यानी कि हॉकी, वो भी वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं बन रही है। और ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो हॉकी टीम, एक टाइम था कि बहुत स्ट्रॉन्ग हॉकी टीम थी, 4 मरतबा वर्ल्ड कप जीता, एक मरतबा फिर से बात करेंगे। हैदर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर साहब, क्या रीजंस हैं आप समझते हैं कि हालात यहाँ तक पहुँच गए? क्या आप समझते हैं कि क्रिकेट पर सारी तवज्जो दी गई, क्रिकेट के जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको हीरोज बनाया गया, हॉकी पर तवज्जो बिल्कुल नहीं दी गई? बिल्कुल हॉकी को बिल्कुल डिक्लाइन में जितना हाथ हमारा है, इतना गवर्नमेंट का भी। आप ये देखें कि हमारा जो ग्रांट है, जो ईयरली ग्रांट है, वो 35 लाख रुपीस है जो गवर्नमेंट देती है, और पड़ोसी मुल्क का अरबों रुपए फंड है। आप ये देखें कि अगर हमारा एक इंटरनेशनल टूर होता है 10 से 12 दिन का, तो उसमें हमारे 3.5 करोड़ रुपए लगते हैं। तो आप मुझे जी हैदर साहब, हमें सुन पा रहे हैं? हैदर साहब से एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और यकीनी तौर पर यह बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि पाकिस्तान इस बार वर्ल्ड कप का हिस्सा ही नहीं है। अगर हम बात करते हैं अपने प्लेयर्स की, तो पाकिस्तानी टीम में बहुत बड़े नाम थे, शहबाज सीनियर, शहबाज जूनियर, शहनाज शेख, अख्तर रसूल, समीउल्लाह और सुहेल अब्बास जैसे नाम पाकिस्तानी टीम में मौजूद होने के बावजूद आज पाकिस्तानी हॉकी टीम ज़बूहाली का शिकार है। और इसमें सिर्फ पाकिस्तान हॉकी ही नहीं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी कसूरवार है। जो फंड्स हैं वो नहीं दिए जाते हैं, और अभी भी एक जा रहा है कि जो कोच मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के, उनकी भी सैलरी तकरीबन 8 माह से नहीं दी गई। तो हॉकी पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी जा रही। पाकिस्तान का कौमी खेल है, लेकिन हम देख रहे हैं कि मुसलसल ज़बूहाली का शिकार है। और अब ये देख रहे हैं कि ये दौर है कि जब विक्ट्री स्टैंड पर पहुंचना भी पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। और एक वक्त था जब पाकिस्तानी टीम पाकिस्तान के लिए ट्रॉफीज लेकर आती थी, 4 बार वर्ल्ड कप जीती थी, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी पाकिस्तानी टीम की। हैदर, हमें सुन पा रहे हैं तो कंटिन्यू कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि कम से कम गवर्नमेंट जो है पैट्रोनाइज करे। जैसे आप देखें कि पहले पिछले सालों में कि पाकिस्तान हॉकी टीम को पीआईए ओन करता था, और क्रिकेट को वादा करता था, स्क्वाश को एयरफोर्स करती थी। अभी आप देखें इदारों को भी आगे आना पड़ेगा। सिर्फ एक फर्द वाहिद का नहीं है कि प्रेसिडेंट ब्रिगेडियर खालिद सजाद खोकर ये हर जगह फंड मांगे और वहां पर हॉकी चलाए, इतना नहीं है। गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा, गवर्नमेंट को स्टेप आउट करना पड़ेगा कि हॉकी हमारा नेशनल गेम है, इसको अगर बचाना। आप देखें, आप वर्ल्ड फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं वो पाकिस्तानी है, ये भी हिस्ट्री क्रिएट हुई है। तैयब इकराम साहब आए हैं, उनसे हमें कुछ फायदे उठाने चाहिए। उन्होंने जब वो एशियन फेडरेशन में थे, उन्होंने मुख्तलिफ एशियन टीमों को खड़ा कर दिया। ठीक हैदर साहब, सवाल मेरा आपसे ये कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम बिल्कुल डेड पोजीशन तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद ही हमें याद आता है कि अब हमें कुछ करना है या हमें एक्शन लेना है, या ये खेल बिल्कुल खत्म हो रहा है? जैसे कि हॉकी की पहले नर्सरी बंद हुई, फिर डिपार्टमेंट से हॉकी बंद हो गई, फिर स्पॉन्सर भी ना रहे, और अब तो कुछ भी नहीं रहा। तो ये जब वक्तन फवक्तन चीजें हो रही थी, तो उस टाइम एक्शन टाइमली क्यों नहीं लिया गया? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मैंने आपको सबसे पहले यही बोला कि हम खुद कसूरवार हैं। अब आप ये देखें कि हमारे अगर नेशनल टीम हमारी एक है, अभी मुझे हुए हैं इस को इलेक्ट हुए 3 महीने। अब इसमें हम लोग एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि एटलीस्ट कम से कम पाकिस्तान की 3 टियर सिस्टम हो, कि अगर एक टीम में कोई बच्चा अनफिट हो जाता है तो हमारा दूसरा बच्चा नहीं होता भेजने के लिए। तो ये हमारा खुद सिस्टम का फॉल्ट है, और हम उसको सिस्टम को सही कर रहे हैं, बोर्ड को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह देखिएगा। लेकिन इन सब बातों के बाद गवर्नमेंट जब तक इन्वॉल्व नहीं होगी, हम खुदारा हम लोग
वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन न्यू पाकिस्तान विद अनवार एंड नबीहा। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ बात करते हैं हमारे मुल्क का जो सियासी मंजरनामा है। तमाम सियासी जमातों का अब ये अलमिया बनकर रह गया है कि वो किसी भी मामले पर इत्तेफाक नहीं करेंगे, एक पेज पर नहीं आएंगे। निगरान वज़ीर आला का मामला हो या फिर कबल अज वक्त इंतखाबात का, कहीं भी कोई सियासी जमात कन्विंस होने को तैयार नहीं है। और अल्लाह करके कराची के अगर बल्दियाती इंतखाबात की बात करें तो वो तो हो गए, लेकिन अब मेयर कराची कौन होगा, यहाँ पर अनवार मामला फंस चुका है। बिल्कुल, और जमात इस्लामी का ये दावा है कि मेयर तो उनका होगा, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि उनकी सीटें ज्यादा हैं, इसलिए उनका हक ज्यादा है मेयरशिप पर। और कराची में इलेक्शन नताइज तब्दील होने पर जो सियासी जमातें हैं, उनके जो कारकुनान हैं, उनके दरमियान हमने देखा कि लड़ाइयाँ भी हो रही हैं। ये एक अलहदा मसला बना हुआ है। और कराची के बल्दियाती इंतखाबात के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के रहनुमाओं के दरमियान पहली मुलाकात हुई, जिसमें मेयर कराची के मामले पर अभी भी इत्तफाक नहीं हो सका। बिल्कुल ऐसे ही रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की क़यादत वफ़द में इदारा नूर हक पहुंचा, पर कुछ तय नहीं हो सका। और हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि बल्दियाती इलेक्शन के नताइज पर हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। सईद गनी यहाँ आए और उन्होंने यकीन दिलाया कि जहाँ जहाँ मामला बेहतर हो सकेंगे उनको बेहतर करेंगे। स्टेटमेंट आपके साथ शेयर करते हैं हाफिज नईमुर रहमान की और सईद गनी साहब की। मैं जो कुछ भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे वो हमने अपने पीपल्स पार्टी के और सिंध हुकूमत के दोस्तों को बता दिए। इन्होंने जहां ये अपना रोल अदा कर सकते हैं उसका अदा करने की यकीन दहानी करवाई है, और मैं इनसे उम्मीद रखता हूं कि इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी मिलकर इस शहर के बल्दियाती इदारों में साथ चले। जो एतराज़ात जमात इस्लामी के हैं उसमें अगर कहीं हुकूमत सिंध का कोई रोल बनता है, कोई हम किरदार अदा कर सकते हैं, तो हम वो ज़रूर अदा करेंगे। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। उसामा रजी, नायब अमीर जमात इस्लामी कराची ने में ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप क्या बताना चाहेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी राब्ते में हैं आप लोग? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल हम तमाम पार्टियों से राब्ते में हैं, और जैसा कि अभी आपने इंट्रो में कहा कि अभी अल्लाह अल्लाह करके इलेक्शन हुआ और फिर अब मेयर का इंतखाब मसला बना हुआ है, तो मैं समझता हूं कि मेयर का इंतखाब तो कोई मसला नहीं है। ये मसला बिल्कुल साफ, वाज़ेह और दो टोक है कि मेयर जमात इस्लामी का बनेगा। हमारी पार्टी पोजीशन ऐसी है और हमारे वोट इतने ज़्यादा हैं। आपको मालूम है कि जो टर्न आउट तकरीबन 25% प्लस माइनस हुआ है, इसमें जमात इस्लामी के वोट तकरीबन 5 लाख हैं। और ये जो बकिया दो बड़ी पार्टियां हैं जो पूरे मुल्क की बड़ी पार्टियां कहलाती हैं, एक सूबे की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है, टोटल वोट उनके 2.5 लाख लेकिन के सर करीब अगर जमहूरी नुक्ता निगाह से देखा जाए तो तकरीबन 2 लाख के करीब है। ज्यादा सीटें पीपल्स पार्टी की नहीं, वो तो पोस्ट यानी इलेक्शन के बाद जो रिगिंग हुई है वो तो उसके नतीजे में ज्यादा हुई है ना, वरना तो जमात इस्लामी की ज्यादा थी। ना हम गलत दावा करते हैं, ना हम कोई मुबालगा हराई कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं 95 सीटें जीती हैं और दोनों पार्टियों से ज्यादा वोट लिए। लेकिन उसामा साहब, रेगिंग फिर किसकी तरफ से की गई? किस पे शक है या किस पर इल्जाम लगा रहे हैं आप? रेगिंग नहीं, शक नहीं है, शक नहीं है। ये तो मसला वाज़ेह और दो टोक है, पीपल्स पार्टी ने रेगिंग की है। तो फिर पीपल्स पार्टी के साथ तो इत्तेहाद नहीं करेंगे आप? इलेक्शन कमीशन को फराहम नहीं, देखिए ये इत्तेहाद और अदम इत्तेहाद की बात नहीं है। हम चाहते हैं कि शहर कराची की तामीर और तरक्की सबसे बड़ा इशू है, और इस इशू पे तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाहिए, और हम उसमें ब्रिज करने को तैयार हैं। सर, जितना जोर हम देख रहे हैं कि मेयरशिप के हवाले से लग रहा है, कराची के मसले मसाइल के हवाले से आपकी जमात हमेशा बहुत वोकल रही है, और मसले मसाइल को जिस तरीके से बारहा हाईलाइट किया गया, यही एक वजह है कि इतने वोट हासिल करने में भी कामयाबी हुई है। तो शहर कायद के मसले भी इतने जोरों शोर से हल होंगे जितनी मेयरशिप पर जोर लग रहा है? जमात इस्लामी की तारीख ही यही है जी। हम तो 24 घंटे में 48 घंटे का काम करते हैं, और नताइज के एतबार से उन सब से कई गुना नताइज देते हैं। और उसकी वजह यह है कि हमारे 2 बुनियादी उसूल हैं। एक उसूल यह है कि हम आवाम का एक पैसा भी अपनी जेब में डालना हराम समझते हैं। आवाम का जितना बजट होता है वो आवाम पे खर्च होता है, और हमारे तमाम जिम्मेदारान और कारकुनान जो हर सतह के ऊपर मौजूद हैं, और जो पूरा ये तो पार्टी कैडर पार्टी है, तो ये हम अपनी चाय भी अपनी जेब से पीते हैं, खाना भी अपनी जेब से खाते हैं।
हम सरकार का एक पैसा इस्तेमाल नहीं करते, उसके नतीजे में जो सारी करप्शन है वो ख़त्म होती है, बजट आपसे आप कई गुना बढ़ जाता है। यानी आपको मालूम है कराची में इस वक्त भी 62 और 38 का रेशियो चल रहा है, यानी 62% कमीशन में जाते हैं और 68% जो है वो कंस्ट्रक्शन पे लगता है। उसके नतीजे में सारा काम जो है वो 2 नंबर का होता है जी। ये तो करप्शन ही अगर आप माइनस कर दें तो खुद ब खुद बजट कई गुना बढ़ जाता है। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास बेइंतहा बासलाहियत इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट हैं, हमारे पास बेहतरीन माहिरीन तालीम हैं, डॉक्टर्स हैं, हमारे पास हर सतह हर किस्म के लोग, बेहतरीन स्किल वाले लोग मौजूद हैं। ये सब चीजें जब मिलती हैं तो एकदम से तरक्की और तामीर का अमल शुरू हो जाता है। ठीक है उसामा साहब, तासुर एक यही सामने आ रहा है कि इस वक्त जमात इस्लामी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही इत्तेहाद करेगी, क्योंकि यकीनी तौर पर उनकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, वहां पर मौजूद है। वो अगर आपके साथ मिलकर मेयर लाते हैं, आपका मेयर होता है या उनका होता है, तो एक जो बॉन्डिंग है, जो कराची वालों के लिए काम है, वो करना ज्यादा आसान होगा, फंड्स मिलते रहेंगे। अगर आप पीटीआई के साथ जाते हैं तो फिर से एक ऑपोजिशन वाली सिचुएशन ही क्रिएट रहेगी। मैं 2 बातें इस सिलसिले में अर्ज करूंगा। पहली बात यह है कि हम अपने पीपल्स पार्टी के दोस्तों से ये दरख्वास्त करते हैं कि आप दिल बड़ा रखिए। आप सूबे के अगर हुक्मरान हैं तो ऐसा नहीं है कि आप जो है वो फिर दुश्मनी की सियासत कराची में भी करें और कराची को उसकी नज़र कर दें। आप दिल बड़ा रखिए और आप पॉजिटिवली कराची की तामीर और तरक्की में अपना हिस्सा डालिए। हम आपके साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। हम उसमें क़तन कोई लड़ाई झगड़े की या हम जो है इख्तलाफ बराए इख्तलाफ की सियासत करना चाहते हैं। इसी तरह से हम ये चाहते हैं कि तमाम पार्टीज इसमें अपना इनपुट डालें, तमाम फोर्सेस इसमें शामिल हों और जमात इस्लामी ब्रिज करे और इनको लेकर आगे बढ़े। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी के पास जो फंड है वो सारे फंड सिंध हुकूमत का 95 से 98% बजट कराची जनरेट करता है। ये आवाम का पैसा है, ये आवाम का फंड है। पीपल्स पार्टी के पास कोई हक नहीं है कि वो इस फंड को रोके, और अगर वो इस फंड को रोकेंगे तो वो उसी तरह से नाजायज काम करेंगे, जालिमाना हथकंडा होगा, अवाम और कराची दुश्मन इकदाम तस्वुर किया जाएगा और हम इसके खिलाफ फिर तहरीक चलाएंगे। ठीक सर, अगर आपकी जमात से मेयर सामने आ जाते हैं शहर कायद के लिए तो आप क्या समझना चाहते हैं? ठीक है सर, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि तरजीहात क्या हैं शहर कायद के जो मसले मसाइल हैं, सर-ए-फहरिस्त वो कौन से मामलात हैं जो अगर आपकी जमात से मेयर आते हैं तो सबसे पहले उन संजीदा मामलात को तय करना आप जरूरी समझते हैं? देखिए, बल्दिया कराची के दायरे कार में उसके फ़र्ज़ मनसबी में जितनी चीज़ें शामिल हैं, जमात इस्लामी में ये सलाहियत मौजूद है कि हम पूरी सरकारी मशीनरी को बैक वक्त चार्ज करने की, एक्टिवेट करने की और बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल करने की सलाहियत रखते हैं। हमारे पास हर सतह की तंजीम मौजूद है। पीटीआई और जमात इस्लामी में फ़र्क ये है कि पीटीआई हुजूम मोमिना है और वो भी डिफेंस और क्लिफ्टन में ही जमा रहता है। सर, कब तक नाम सामने आ जाएगा, कब तक फैसला हो जाएगा? एक बहुत ही मजबूत तंजीमी नेटवर्क के साथ मौजूद है। जी ठीक है उसामा साहब, ये बताएगा कोई टाइम फ्रेम दे सकते हैं कब तक मेयर का इंतखाब हो जाएगा? अभी तो रिजर्व सीटों का राउंड होगा और फिर उसके बाद मेयर का इंतखाब होगा, और इस अरसे में हमने अभी तक मेयर के मसले पे कोई राब्ते का काम नहीं किया है। हम जब इसको शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बिला तफरीक तमाम पार्टियों के साथ करेंगे। इस वक्त हमारे टेलीफोनिक राब्ते या वैसे मुकालमे की सूरत जो है मौजूद है। ठीक है, और उसामा साहब किस तरह से आप समझते हैं कि मेयर का बाइख्तियार होना कितना जरूरी है और आपके अभी तक राब्ते किस किस से हो चुके हैं? देखिए, राब्ते तो हमारे तमामी पार्टियों से हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो हमसे राब्ते में ना हो। लेकिन ये जो बाइख्तियार मेयर की और बाइख्तियार शहरी हुकूमत की बात है, ये सिर्फ कराची का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान के हर शहर का मसला है और पाकिस्तान के हर शहरी का मसला है। ये जमहूरियत की बुनियादी नर्सरी है और ये आइन की रूह के मुताबिक तमाम इख्तियारात निचली सतह पर अवाम को मुंतकिल होने चाहिए, इसलिए कि हुक्मरानी का हक अवाम को है, ये अवाम को उनका हक हुक्मरानी मिलना चाहिए और उसका एक निज़ाम मुकामी हुकूमतों की सूरत में हमारे आइन में मौजूद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नायब अमीर जमात इस्लामी कराची उसामा रजी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। उनका यह कहना था कि मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चाहिए कि वो जमात इस्लामी को खुले दिल से तस्लीम करे, कराची के मसाइल हल हो सके, मेयर का इंतखाब हो, मेयर को बाइख्तियार बनाया जाए ताकि
कराची के जो मसाइल है, इस वक्त कराची मुश्किलात में घिरा हुआ है। हम देख रहे हैं कि स्ट्रीट क्राइम वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, टैंकर माफिया वहाँ पर मौजूद है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर। उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर एक मेयर लाया जाए और कराची के सहूलत के लिए, कराची की आवाम के लिए कुछ वहाँ पर काम किया जाए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि एक मुनफरिद सफ़र आपको बताते हैं जो कि शुरू किया गया है कुछ नौजवानों की जानिब से। पाकिस्तान से 25 नौजवान ऐसे हैं जो एक मुकद्दस सफ़र के लिए निकले हैं। मुकद्दस फरीज़ा है जो हमारा, की ख्वाहिश होती है, मेरे ख्याल से हर मुसलमान की दिल में ख्वाहिश होती है कि वो इस दुनिया से जाने से पहले एक मर्तबा हज या उम्रा ज़रूर करे, इन जो मुकद्दस मकामात हैं उनकी ज़ियारत ज़रूर करे, उन मकामात को देखे। और ऐसे ही खुशकिस्मत 25 अफराद का एक गिरोह अनवार मोटर बाइक पर रवाना हुए हैं सऊदी अरब के सफ़र के लिए। वहाँ पर वो ज़ियारतें भी करेंगे, उम्रे की अदायगी भी करेंगे। अच्छा, अगर हम इस सफ़र की बात करें कि बाइक पर जाना, तो अनवार ये हरगिज़ आसान सफ़र नहीं होगा, काफ़ी कठिनाई, काफ़ी मुश्किल है। 14,000 किलोमीटर का ये सफ़र है और 60 दिन पर मुश्तमिल होगा। जी बिल्कुल। और इस सफ़र के दौरान ईरान, अमारात, कुवैत और उर्दन से भी गुजरेंगे और फिर पाकिस्तान से मोहब्बत, अखुवत और जो अमन का एक पैगाम है ये वो लेकर रवाना हो रहे हैं। इस हवाले से हम इनसे बात भी करेंगे जो साथी बाइकर्स हैं। बिल्कुल किस तरह से बड़ी मेज सजाई गई है और जगह जगह पर स्टे कर रहे होंगे, पाकिस्तानी जो कल्चर है उसको भी रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। मुख्तलिफ ममालिक की ये तस्वीर हैं, फुटेजेस हैं जो आप इस वक्त नियो की स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिल्कुल। और बात करते हैं कि अब तक का इनका सफर है वो किस तरह से जा रहा है। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है मुकर्रम खान, उनसे बात करते हैं। मुकर्रम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बताएं कि इस वक्त आप कहां पर हैं और आपका सफर किस तरीके से जा रहा है, खैर आफियत से हैं? जी, इस वक्त हम शारजा में पहुंचे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफर बड़ा अच्छा चल रहा है और बंदर अब्बास से हमने शिप पे अपनी बाइक्स डाली और शारजा पहुंचे और कल हमारी बाइक्स हमें हैंड ओवर की गई। और आज हमारी बड़ी एक्टिविटीज हैं यहाँ, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनके साथ काफी 3-4 एक्टिविटीज हैं और जो बाइकर्स क्लब हैं यहाँ के उनकी भी। ठीक है मुकर्रम साहब, ये भी बताएगा इस मुनफरिद सफर का ख्याल कैसे आया और ये 25 लोग फिर किस तरह से गैदर हुए, किस तरह से टीम अप किया आपने? जी, ये बेसिकली 2019 में हमने ये एक आइडिया आया कि हम पाकिस्तान घूमते हैं और अब पाकिस्तान से बाहर भी जाना चाहिए। फिर हम उम्रे का हमने प्लान किया, फिर कोरोना की वजह से वो थोड़ा स्टॉप हो गया काम। अब हमने दोबारा इस पे काम किया, तकरीबन कोई 5-6 महीने से इस पे काम हो रहा है, क्योंकि वीजे प्रोसेस, सारे डॉक्यूमेंट और उन रेलेवेंट कंट्रीज से कांटेक्ट और ईमेल्स और उस पे काफी टाइम लगा। अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारा सफर शुरू हुआ और अब हम शारजा पहुंचे हुए हैं। बेसिकली हमारा सफर जो है ये 6 ममालिक का सफर है, पाकिस्तान, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इराक और फिर ईरान के रास्ते हम पाकिस्तान आएंगे और इसमें हम 14,000 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे और ये हमारा तकरीबन 2 माह का टूर है। बिल्कुल, बहुत ज़रा मुश्किल होगा। और सफ़र की अगर बात की, जैसे सफ़र नाम ही है मुश्किलात का, तो पहले सफ़र पर निकलने से पहले तमाम तरह इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए थे। ऑब्वियसली मेडिकल और जो मोटर मैकेनिक के मामलात हैं वो तो पहले से आपने देखे होंगे, उनकी तैयारी करके ही आप सफ़र पर निकले होंगे। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि सफर जो है ना मुश्किलात का नाम है। सफर जो है ना इंग्लिश वाला सफर बन जाता है। जब आप घर से निकलते हैं तो डिफिकल्टीज होती हैं, बहुत सारी चीजें। हम लाहौर से जब हमने मूव किया तो इंतहाई हमें धुंध मिली और ये सिलसिला डेरा गाजी खान तक, फोर्ट मनरो तक ये सिलसिला रहा। उसके बाद हमें ठंड मिली और कान मेतरजई, किला सैफुल्ला और क्वेटा के सेक्शन में हमें इंतहाई ठंड मिली और कुछ जगहों पे हमें हल्की सी स्नोफॉल भी मिली। और तेहरान के बाद हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर डाउन मिला, शदीद ठंड थी, -7। हम डे टाइम में -7 और -6 में ट्रेवल करते रहे। बट हमारी पूरी, हम तैयारी में थे। हमारे जो साथ बाइकर्स हैं वो भी बड़े एनर्जेटिक हैं और एक बड़े सफर के लिए निकले हुए हैं। पूरी तैयारी के साथ हमारे गैजेट्स, हमारी सेफ्टी को हमने मद्देनजर रखा। गैजेट भी हमारे माइनस टेम्परेचर पे सर्वाइव करने वाले थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मंजिल जो है सऊदी अरेबिया है, उम्रा करेंगे और इसका मकसद बेसिकली इस टूर का टूरिज्म की प्रमोशन है
और इन ममालिक में दोस्ती का फरोग है बेसिकली। और ये इंशाल्लाह ये हमारा टूर इन तमाम ममालिक को, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इराक, इन तमाम ममालिक को करीब लाने में मददगार साबित होगा। और यहाँ यूएई में हमें इतना पुरजोश तौर पे वेलकम किया जा रहा है हर जगह पे, क्योंकि पाकिस्तानी कम्युनिटी यूएई में बहुत ज्यादा है और जगह जगह पे वो ठीक है मुकर्रम साहब, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि आप इन ममालिक में मौजूद हैं, बड़े पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया जा रहा है, मुख्तलिफ ममालिक से आप गुजरेंगे तो वहां पर जो आला हुक्काम है यकीनी तौर पर आपकी जो मौजूदगी है या आमद की इत्तला उन्हें पहले से होगी। जी जी बिल्कुल, हमने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर को लेटर किए हुए थे। वजारत खारजा ने तमाम पाकिस्तान के जो जितने भी मिशन हैं, कौंसल खाने हैं, एम्बेसीज हैं, उनको इंटीमेट किया हुआ है और हम उनसे मुसलसल राब्ते में हैं। और ख़ासतौर पे सऊदीया की गवर्नमेंट और सऊदी अरेबिया का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो भी काफ़ी एक्टिव है। जो उनके किंग हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनका विजन जो टूरिज्म का है तो उसके ऊपर सऊदीया गवर्नमेंट एक इनकलाबी तौर पे आगे आई है सियाहत के मैदान में, और उन्होंने हमें भरपूर वेलकम किया और हम उनसे मुकम्मल राब्ते में हैं। और सऊदीया में हमारी बहुत ज्यादा उन्होंने मुकर्रम साहब, आप रोजाना तकरीबन कितना सफर करते हैं? आप और आपके साथ जितने भी साथी हैं, रात का इंतजाम और आराम का इंतजाम ऑब्वियसली करना जरूरी है, तो किस तरह से सब कुछ होता है? जी, इसके लिए हमने कुछ जगहों पे ईरान में हमें एक्सट्रीम ठंडा मौसम मिला, -5 -6 डे टाइम में हमने ट्रेवल किया। और बंदर अब्बास क्योंकि पोर्ट है वहाँ टेम्परेचर डाउन था। दुबई में काफ़ी गर्मी है, मुझे तो मुल्तान और बहावलपुर का मौसम लग रहा है यहाँ, क्योंकि यहाँ टी शर्ट पहनी जा रही है और धूप भी निकली हुई है, मौसम यहाँ काफ़ी गर्म है। और रात को हम होटल अरेंज करते हैं और पहले ही हमारी प्री प्लान है, हमारा तमाम रूट जो है ना हमने डे बाई डे प्लान किया हुआ है, उसी हिसाब से हम चल रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट हैं, तमाम बेसिस हैं, तमाम मुतल्लिका गवर्नमेंट्स के शुबाजात हैं, उनसे हम मुसलसल राब्ते में। ठीक है मुकर्रम साहब, अंदरूनी मुल्क तो आप सफर करते रहते हैं, बैरूनी मुल्क में आपका ये पहली बार एक्सपीरियंस है, पहला सफर आप कर रहे हैं, तो जो तमाम साथी मौजूद हैं टीम में, ग्रुप में, उनके किस तरह के जज्बात हैं, उनका कैसा एक्सपीरियंस है? जी बहुत ही एक्साइटेड हैं और बीइंग अ मुस्लिम उम्रे के लिए सारे जा रहे हैं, तो उसमें उनकी फीलिंग है कि हमें जो भी थोड़ी बहुत दुश्वारियां हैं सफर में होती हैं तो वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम एक नेक मकसद के लिए निकले हुए हैं। और उसके साथ ही सबसे बड़ा आज़म जो हमारा है वो पाकिस्तान का झंडा है, उसको बुलंद करना है। और पाकिस्तान ने हमें पहचान दी, पाकिस्तान ने हमें नाम दिया और पाकिस्तान के झंडे को ही हम पूरी दुनिया में इंशाल्लाह ले जाएंगे। और ये एक बहुत अच्छा टूर होगा जिसके फ्यूचर में बड़े अच्छे रिजल्ट आएंगे। और तमाम टीम फुल जो है ना एनर्जेटिक है, बड़ी पुरज़्म है। और यहाँ खासतौर पे यूएई के लोग पूरी दुनिया में ही पाकिस्तान के झंडे को बुलंद करेंगे। बहुत शुक्रिया मुकर्रम, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और जो उनका आज़म था, हमें यही बताया गया था कि 25 नौजवान इसमें शामिल हैं, लेकिन बुजुर्ग भी इस टूर में शामिल हैं, इस ग्रुप में शामिल हैं। एक मुकद्दस फरीज़े के लिए सऊदी अरब वो रवा दवा है, मुख्तलिफ ममालिक से गुजरे हैं, पाकिस्तानी जो कल्चर है, पाकिस्तानी टूरिज्म है, उसको भी प्रमोट कर रहे हैं। प्रोग्राम में वक्त हुए ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे सेगमेंट्स को और मेहमानों से आपको मिलवाएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। और प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे पंजाब के साबिक गवर्नर सलमान तासीर के साहबजादे शहबाज तासीर के हवाले से, जिन्हें 2011 में अगवा किया गया। और यकीनी तौर पर तासीर फैमिली के लिए ये बहुत बड़ा गम था, बहुत बड़ा स्ट्रेस का टाइम था कि शहबाज तासीर को किसने अगवा किया। और फिर इसी तरह से हमने देखा कि एक बहुत लंबा अरसा 4.5 साल गुजर गए और 4.5 साल बाद जो उनकी बाजियाबी की
कहानी है वो भी कुछ फिल्मी है, बहुत कुछ फिल्मी है। अजीब। और अभी शहबाज से हम गुफ्तगू कर रहे थे जब हम ब्रेक पर थे, और मैं उनको यही कह रही थी कि उस वक्त अनवार, आई वाज अ न्यूज़ रीडर, हम तमाम लोग खबरें पढ़ते थे, और जब ये सारा किडनैपिंग का मामला हुआ, आई स्टिल रिमेंबर MM आलम रोड से, और वो एक बहुत लंबी कवरेज चली, बहुत लंबी ब्रेकिंग न्यूज़ चली, बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक, और उसके बाद सोशल मीडिया पर भी वक्तन फवक्तन इस पूरे 4.5 साल में बहुत सारी अपडेट्स आती रहेंगी किस तरह से उनको टॉर्चर किया गया, और फिर उनकी जो बाज़याबी हुई कि किस तरह से एक होटल में एक शख्स खाना खाने के लिए पहुंचता है और फिर वहां से फोन करता है, बड़ी शेप के साथ, टोटल हुलिया बदल चुका है। जब वापस आई थी, वापसी की गालिबन तस्वीर हैं पाकिस्तान लौटने के बाद की, तो उनसे उनकी जर्नी के हवाले से बात करेंगे। अभी उन्होंने एक बुक भी लिखी है, और आई एम श्योर इस बुक में भी बहुत सारी जो तल्ख हकीकतें हैं अपनी जर्नी की, वो इन्होंने शेयर लॉस्ट टू द वर्ल्ड। यस, तो शहबाज इज विद अस इन स्टूडियो। सबसे पहले तो आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा, वेलकम टू द शो। और जो ब्रेक में भी गुफ्तगू कर रहे थे कि आपकी जो पूरी स्टोरी है, पूरी जर्नी है, गिव्स मी एक्चुअली गूज बम्प्स। बहुत कुछ हुआ होगा, बहुत कुछ आपने देखा होगा। आपको जब MM आलम से किडनैप किया गया, गए आप यहाँ से, क्या कुछ आपने देखा, और ये बुक कौन कौन सी वो बातें बता रही है जो आपने कभी किसी के साथ शेयर नहीं की ऑन मीडिया? अजीब कहानी है, होपलेस कहानी है विद एन एक्सट्रीमली हैप्पी एंडिंग। तो यही ऐसे ही मुझे, आप जैसे कह रही हैं, मुझे MM आलम से इन्होंने अगवा किया, और 4.5 साल में ऐसे था जैसे आप जैसे आप दुनिया को समझते हैं, मुझे वो मेरी दुनिया टर्न हो गई थी। मुझे इस तरह था जैसे मैं अंधेरे में जालिमों के साथ हूँ, और मतलब मुझे उन्होंने एक्सटेंसिवली टॉर्चर किया, आइसोलेशन में रखा, और जंग थी, और मतलब कभी कभार मुझे यकीन भी नहीं आता कि मैं कैसे इधर बैठा हूँ, सर्वाइव किया, वापस आ गए। But यही है, this book is, it's my memoir. ये you know ये for me it's so important कि किसी तरह मैंने इसको पेन डाउन किया, क्योंकि जब मैं उधर था मैं एक डायरी रखता था और मैं हर दिन लिखता था, और इन ग्रुप्स की आपस में जंग होगी which eventually led to my escape. जो कम्युनिकेशन आपकी उनसे होती थी, बातचीत किस तरीके से आप अपनी बात कन्वे करते थे, वो अपनी बात आपको किस तरीके से? मैं एक्चुअली कल किसी से ये बात कर रहा था कि मुझे पहले लगता था कि ये पठान है, तो मुझे 6 महीने लगे ये समझने में कि ये उज़्बेक हैं। तो मैं उनके साथ हम साइन लैंग्वेज से थोड़ी सी पश्तो मैंने सीखी, थोड़ी सी उज़्बेक मैंने सीख के, थोड़ी सी उनको उर्दू सिखा के, मतलब मैंने ये 4.5 साल गुजारे हैं। मतलब एक कंप्लीट कम्युनिकेशन गैप। शहबाज, डेली बेसिस पर वो आप पे टॉर्चर भी करते थे, जिस तरह से आपने बताया कि बहुत ही बेरहम लोग थे, और जिस तरह से आपको टॉर्चर किया गया, डेली ही यही फील आती होगी कि आज आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा, आज ये आपको नहीं छोड़ेंगे, आपकी ज़िंदगी नहीं रहेगी। बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर सोशल मीडिया पर एक टाइम पे पिक्चर्स आई थी, आई गेस आपकी किडनैपिंग के आफ्टर 1 और 2 years, कि जब वो बहुत खौफनाक तस्वीर थी, और उसमें पूरा वो एक आर्टिकल था कि नेल्स निकाल दिए गए, इतना टॉर्चर किया गया, चेहरे पर निशान, तो ये सब कुछ होता रहा आपके साथ? नहीं, ये देखें, इनकी एक अनरीजनेबल डिमांड थी उस वक्त, मतलब अब तो शायद हाफ हो गई है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बट उस वक्त they wanted 4 billion rupees, and 2011 में that was an astronomical amount. 25 इनके हाई रैंकिंग बंदे थे जो ये ट्रेड करना चाहते थे, और कोई दुनिया की गवर्नमेंट एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऐसी ट्रांजैक्शन करती नहीं है। तो टू फोर्स द पाकिस्तान गवर्नमेंट, उन्होंने बहुत मुझे मतलब एक्सटेंसिवली टॉर्चर किया, और वो ये चाहते थे कि वो दिखाएं कि देखें हमने एक साबिक गवर्नर जो कत्ल हुआ था, जो मतलब रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस तरह की फैमिलीज को ज़रा सिक्योरिटी दें, मगर देखो हमने इनके बच्चे को उठा के इधर लेके आए, और देखो हम इसका हशर क्या कर रहे हैं। और ये वीडियोस ज़्यादा मतलब मेरी वालदा और कुछ ISI के लोग थे जो मदद कर रहे थे इस रिकवरी में, सिर्फ ये लोग देखते थे। और इसमें नाखून निकालना, मेरा मुंह इन्होंने बंद कर दिया, 1 हफ्ते मुझे खाना नहीं खाने दिया, मुझे ज़मीन में दफना दिया 12-12 घंटे, मेरी कमर से ये गोश्त निकालते थे,
आप जो मतलब मार लैश करते थे। और ये फिजिकल टॉर्चर क्या ये एवरीडे टॉर्चर था या जब डिमांड उनको लगता था कि पूरी नहीं हो रही है तो वो करते ये थे? थोड़ा ऑर्केस्ट्रेटेड था तो कहने एक्चुअली। में लगता है ना कि 4.5 साल गुजर के बढ़कर आपके लिए तो एक दिन निकालना बहुत मुश्किल होता होगा। तो क्या रूटीन होती थी सुबह से लेकर फिजिकल टॉर्चर एक्चुअली मैं बड़ा ये हंसी की मुझे हंसी आती है क्योंकि इतनी अजीब बात है। फिजिकल पेन जो होती है आप समझ सकते हैं। आपको अगर किसी चीज से डर लगता है कि मुझे गोली फॉर एग्जांपल लगी, मुझे दे शॉट नहीं, उन्होंने मुझे गोली भी लगी थी। तो अब जब मुझे एक बार गोली लग गई और मैं बच गया और उसकी पेन मैंने तो बर्दाश्त कर ली, तो एक ऐसा था कि एक अनबिलीवेबल बैरियर मैंने क्रॉस किया। गोश्त निकालते थे, एक और बैरियर। You must be a brave person now पहले से obviously। ये नहीं है, बट जो अकेला इंसान को रहना पड़ता है अपने साथ दिमाग में जेल में, अपने दिमाग के साथ जेल में, जानवरों की कंडीशन में कि बकेट्स में आप टफ जेल थी। डेली क्या रूटीन होती थी? डेली वो टॉर्चर करते थे या डेली खाने के लिए क्या देते थे? खाना तो कुछ भी नहीं था, ये स्टार्व करते थे मुझे। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा मुंह भी उन्होंने बंद किया। ये एक चर्बी का टुकड़ा ठंडा देते थे सख्त नान के साथ। मैगी नूडल पहले देते थे मुझे सुबह, वो रात को मुझे ठंडी खानी होती थी और उसको एक ही प्लेट थी। और थोड़ी देर बाद मैंने उनको कहा कि मेरी ज़रा डाइट अगर आप बदल दें, मेरी ख़ानदान में डायबिटीज़ है, तो उन्होंने कहा कि इसको अब चर्बी और रोटी दो, मारो जल्दी। ब्रेक के जाने भी जाना है तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों के लिए शायद ये जवाब पहले अब देखने में लगता है कि एक गवर्नर पंजाब का बेटा है, एक सर्टेन लाइफस्टाइल है, पाकिस्तान की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज से तालीम ली है। हाउ वाज योर लाइफ बिफोर दिस इंसिडेंट और कितनी चेंज लाइफ अब आपकी है? आप खुद सोचें, जैसे आप कह रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब ने अपनी ज़िंदगी में इतना काम किया था कि उनके बच्चों और उनके ख़ानदान को प्रिविलेज काफ़ी मिली, और ये आपको अंधा भी कर देती है। तो जब मेरे साथ हुआ जो हुआ और मैं इन कंडीशंस में डाला गया, तो आई थिंक चाहे आप गरीब हैं, अमीर हैं, मिडिल क्लास हैं, कोई इंसान ऐसे बाबेरिक टॉर्चर और जेल के लिए तैयारी नहीं होती किसी की भी, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग, कोई एजुकेशन, कोई यूनिवर्सिटी। तो आई वाज लकी कि मेरे वालिदैन ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल किया हुआ था, और उस स्ट्रगल से मैंने बर्दाश्त, सब्र सीखा। और शहबाज की जो कहानी है, ब्रेक के बाद हम दोबारा इसको कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक। और शहबाज से हम ऑन एयर ऑफ एयर मुसलसल हम बात कर रहे हैं और हम एक मूवी देख रहे थे। बिल्कुल, और ही इज हीरो। बिल्कुल, ही इज सच एन इंस्पिरेशन। इतने टॉर्चर में, इतनी पेन से निकलना और पहुंचना वहां पे। शहबाज, कैसे आप रिटर्निंग जर्नी, कैसे आपने उनको ब्लफ किया या निकले, वो भी आई एम श्योर कि बहुत मुश्किल होगा। तो ये एक्चुअली मेरी बुक की 2-3 चैप्टर हैं, मगर इट्स द एसेंस। इतनी होपलेस सिचुएशन में 4 साल मैंने गुजारे थे, और कोई गवर्नमेंट मुझे मेरी मदद नहीं कर सकती, कोई ताल्लुकात ऐसा नहीं था जो मेरी मदद कर सकता था। और इनकी आपस में जंग हो गई, अफगान तालिबान और उज़्बेकियों की। उस जंग में अब जब अफगान तालिबान देखें बड़े पावरफुल, बहुत ताकतवर हैं, अब तो हमें नजर आ गया। तो एक ग्रुप नहीं उनसे लड़ सकता, कोई भी ग्रुप नहीं लड़ सकता। अब तो हम देख रहे हैं कि अमेरिका नहीं लड़ सकता। बिल्कुल। तो उस वक्त तो चले अमेरिका का उधर कब्जा था, जो भी कहते हैं। इन्होंने 3 दिन में उन उज़्बेकियों को ख़त्म किया है। इन्होंने वाइप आउट, औरत मर्द बच्चा ख़त्म करो, जो इनके खिलाफ है उसको ख़त्म करो। उसमें मैं एक प्रिजनर आ गया, वो मानते नहीं थे कि ये पाकिस्तानी है। मैंने उनको पहले बड़ी डेस्परेशन में बताया कि मैं खुद कैदी हूँ, तो उन्होंने कहा अब तो सारी कैदी हैं। तो फिर जब एक शूरा बैठा, वो सबकी ट्रायल हुई, 120 उस गाँव से लोग सिर्फ बचे थे, औरत थे, मर्द, औरतों को तो दूर कर दिया, मर्द बच्चों में वो एक ट्रायल हुई पूरी।
उसमें मैंने उनको कहा कि मैं एक ब्रिटानिया से फाइटर आया हूँ, मेरा नाम यूसुफ ब्रिटानिया है और मैं तो जिहाद करने आया था और मैं क्रिश्चियन होता था और मेरी वालदा और मेरी वाइफ ने MI6 को बताया, पूरी मैंने कहानी बनाई। मैं फिर इंग्लैंड से भाग के पेरिस आया, पेरिस से मैं इस्तांबुल गया, इस्तांबुल से मैं ईरान के अंदर आया, ईरान से मैं बलूचिस्तान आया, बलूचिस्तान से मैं वजीरिस्तान स्मगल होके अब आप लोगों ने मुझे अरेस्ट, तो मैंने मतलब एक पूरी और 6 महीने में ये आदमी बन के इन लोगों के बीच रह के फिर मुझे आई मेट समवन, गॉड ब्लेस हिम, नहीं वो भी अफगान तालिबान कमांडर था। मैं कैसे मतलब एक बंदा आपकी मदद करे, आप क्रॉस लाइंस भी दुआ कर सकते हैं। एंड फिर 7 दिन मुझे लगे और मैं भाग के बीच अफगानिस्तान से, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कैसा रास्ता। अपने घर अपनी मदर को आपने कॉल की? मैं आया जब कुछ लाख से थोड़ा दूर पहले इन्होंने मुझे महाजिर कार्ड के पीछे छोड़ दिया, तो इट वाज द फर्स्ट टाइम 4.5 साल में कि मैं अकेला था और खुद कोई डिसीजन ले सकता था। तो मैंने रिक्शा रोका, मैं कुछ लाख पहुंचा, मैं बहुत काम था। आप मेरे से पूछ रही थी कि आपकी फीलिंग क्या? मैंने आई हैव टू बी वेरी काम, एक क्योंकि मैं पंजाबी हूँ, पंजाबी इन बलूचिस्तान, इतनी बड़ी दाढ़ी, इतने बड़े बाल, यू आर आउट ऑफ प्लेस, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी कैलकुलेटेड, कूल। तो इट वाज लाइक it was like a bit of a James Bond, like a spy. So it's an adventure. I was a prisoner. आपकी चूंकि टाइम बहुत कम है, आपकी जो मदर से इस पूरी जर्नी के बाद आपकी मुलाकात जब आपकी, आप उनसे मिले, वो लम्हा मैं जरूर जानना चाहूंगी। देखें, अल्लाह जो है उसकी, हम तो इतनी मेहरबानी है, इतना रहम उसने मेरे पे किया है। मैं आपको कैसे बताऊं, मैं जब 6 महीने मुझे कैद में था, मैंने पहली बार अपनी वालदा से बात की तो मुझे उनकी आवाज़ नहीं पहचानी गई और मेरा दिल इस तरह टूट गया था क्योंकि मैं सोचता था कि ये इस औरत ने मुझे, मैं जब बोल नहीं सकता था, ये मुझे पालती थी, मैं बीमार, एक औरत ने आपको पाल के, मैं 27 का था जब मैं किडनैप हुआ और मैं कैसे उसकी आवाज़ भूल सकता हूँ। मगर आइसोलेशन ऐसी जालिम चीज़ है कि आपको कुछ मतलब इट कंज्यूम्स यू, वो ऐसा अंधेरापन है कि आपकी रूह को वो तोड़ देती है। आपको नंबर उनका याद रह गया, ये भी बड़ी नंबर मैंने उनका कभी नहीं भूला। और एक बार शुरू में जब मैं उधर था, उन्होंने एक अखबार मेरे मुंह पे मारा था, फिरदौस आशिकवान मैडम आई थी उनसे मिलने, उस वक्त वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, तो वो एक तस्वीर थी और ये मेरे मुंह पे मार रहे थे कि हमने तुम्हें उधर से लेके आए, अब तुम देखो क्या करते हैं। और मैंने वो तस्वीर तकरीबन 2 साल, क्योंकि इट वाज अ ब्लैक एंड वाइट पिक्चर फ्रॉम उस वक्त NWFP न्यूज़पेपर, तो बिल्कुल फेड होके ख़त्म हो गई थी। मगर मैंने शहबाज जब पाकिस्तान वापस आए तो सुना बहुत ज़्यादा खाना खा लिया था, बहुत ज़्यादा बिल बन गया था। वो जो MI की टीम थी जिसने मुझे रेस्क्यू किया था, अल्लाह उनको भी लंबी ज़िंदगी दे, उनसे कभी पूछना चाहिए। वो लोग, उन्होंने कहा, आपको बताया होगा हमने ऑपरेशंस ऐसे ऐसे कैरी आउट किए मगर ऐसा बंदा नहीं देखा। ये क्योंकि मैं जब आया था ना, जैसे मैं सफ़र करके आया था, वो लोग समझते हैं कि ये पागल है क्या है। मैंने सबसे पहली चीज़ उनको कहा, मुझे नहीं पता क्वेटा में किधर से मिलती है, मगर मुझे निहारी चाहिए। Oh my God, शहबाज की स्टोरी इस तरह से है कि अगर 2 घंटे भी हमें मिलते तो शायद मेरे ख्याल से वो बड़े काम होते। थैंक यू सो मच शहबाज, और जो आपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, यकीनी तौर पर जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो ये बुक जरूर पढ़िएगा, लॉस्ट टू द वर्ल्ड है, जरूर पढ़ें। और हमने तो शहबाज से रिक्वेस्ट की है कि इस पर कोई डॉक्यूमेंट्री, इस पर कोई मूवी जरूर आने वाले टाइम में जरूर होगी। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह आपसे मंडे को मुलाकात होगी। बहुत सारा अपना ख्याल रखें, हैप्पी वीकेंड, अल्लाह हाफिज।